नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर बोहरा रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण इस विषय पर बात कर रहे हैं और आज इसका तीसरा लेक्चर है सीरीज का। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर में हम संक्षिप्त रूप से संविधान की कुछ समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का जब कार्य हो रहा था, संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा हो रहा था, तो काम को सरल बनाने के लिए समितियों का निर्माण किया गया। दोस्तों, हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम अपने कारोबार को कर रहे होते हैं या घर में कोई शादी ब्याह हो रही होती है, हम लोग कामों को बांट देते हैं, छोटे छोटे कामों को व्यक्तियों के समूह में बांट देते हैं ताकि सारे काम सही तरीके से हो जाए। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह एक काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे, वरना क्या होता है ना, सारे काम अगर सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो काम का दोहराव भी होता है, एक काम कई बार हो सकते हैं। उसके अलावा एक समस्या ये भी रहती है कि काम कोई करे ही ना, मतलब जो सबका काम वो किसी का काम नहीं, ये हमारे यहाँ कहते हैं। तो इसीलिए संविधान सभा में विभिन्न विभिन्न प्रावधानों को तैयार करने के लिए अलग अलग समितियां बनी। संविधान में 8 समितियां ऐसी है जिन्हें काफी महत्वपूर्ण समितियां माना जाता है। उन 8 समितियों में 3 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, 2 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक समिति ऐसी थी जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। और उनकी समिति के बारे में तो खैर विस्तृत चर्चा होगी। इन 7 समितियां जो पहली है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली समिति है संघ शक्ति समिति। ये जो संघ शक्ति समिति है, इसका काम था कि संघ सरकार को कौन सी शक्तियां मिलनी चाहिए और राज्यों को कौन सी शक्तियां मिले। दूसरी समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, क्योंकि उस समय एक व्यवस्था ये हो रही थी कि केंद्र सरकार का अपना संविधान हो और राज्य सरकारों का अपना अपना अलग अलग संविधान हो, ऐसी सोच चल रही थी। हालांकि इस पर कभी अमल नहीं हुआ, देश का एक ही संविधान बना। तो उसके लिए भी एक समिति बनाई गई कि इसका क्या प्रैक्टिकल, क्या व्यवहारिक आयाम है इसे जांचने के लिए। और तीसरी समिति थी राज्य समिति। इसमें था कि जितने भी देशी राज्य रजवाड़े थे या जितने भी दूसरे राज्य थे उनसे बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई गई। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं आदिवासियों के अधिकार समिति। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस समिति ने फिर कुछ उप समितियां थी इस समिति की भी, क्योंकि इस समिति का काम कुछ ज्यादा बड़ा था, तो शायद काम को और सरल बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 उप समितियां बनाई, 2 प्रमुख उप समितियां बनाई। बाकी 2 उप समितियां और भी थी, 5 थी कुल मिलाकर। 2 उप समितियां थी, इनमें एक थी मौलिक अधिकार समिति, जैसे कि इसके नाम से विदित है कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं आदिवासियों के अधिकार समिति। तो सबके अलग अलग काम के लिए फिर इनको टुकड़ों में बांट दिया। तो पहली समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अंदर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और मैं आपको याद दिला दूं कि HC मुखर्जी का नाम हम पिछले लेक्चर्स में तब ले चुके हैं कि वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, HC मुखर्जी। तो इसलिए हमें याद रखना है कि वो उसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार उप समिति और आदिवासियों के अधिकार समिति, उसके फिर 2 उप समितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक समिति और थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उस समिति का नाम था प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का काम था कि जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि ये माना जा रहा था कि केंद्र सरकार का अपना संविधान होगा, राज्यों के अपने अलग अलग संविधान होंगे। तो राज्यों का संविधान कैसा होगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। हालांकि बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत में एक ही संविधान बनाकर अलग अलग संविधान नहीं हुए, तो वो लेकिन सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत तो चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक अंतिम संविधान नहीं बना तब तक इस देश में तो इस बात पर भी बहस हो रही थी कि संविधान में संसदीय व्यवस्था होगी या संघात या अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की तर्ज पर होगा या उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। तो हर चीज पर बहस हुई। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होगा, 6 साल का होगा या 4 साल का होगा, इस पर तक बहस हुई। तो अलग अलग मुद्दों पर बहस होती रही। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको बस इतना याद रखना होगा। एक और अन्य समितियां 2 थी, उनका काम संविधान से लेना देना उनका था नहीं। वो समिति संविधान सभा की कार्यप्रणाली को लेकर थी। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ओके,
संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में 2 समितियां बनाई। उनका काम संविधान सभा की कार्यप्रणाली से रिलेटेड था। एक थी नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति का काम था कि संविधान सभा में किसी प्रस्ताव पर किस नियम के तहत चर्चा होगी, अगर किसी संविधान के किसी प्रावधान पर कोई संशोधन लाना चाहता है तो वो किस नियम के तहत लाएगा, वोटिंग किस नियम के तहत होगी, कोई व्यक्ति कितने मिनट बोलेगा, कितने समय बोलेगा, ये नियमों के तहत था। कोई व्यक्ति अगर कुछ आपत्तिजनक बोलता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी संविधान सभा के अंदर। तो सारे ये नियम थे और प्रक्रियाएं भी थी उसके साथ, की प्रक्रियाएं कि किसको किस तरीके से आवेदन देना है, फिर उसको बोलने का मौका मिलेगा। तो सारी नियम एवं प्रक्रिया संविधान सभा की थी। तो संविधान सभा के अध्यक्षता में एक समिति बना थी, नियम एवं प्रक्रिया समिति। इसी की एक और समिति थी, संचालन समिति। संचालन समिति का काम भी वही है कि संविधान सभा का सुचारू रूप से संचालन हो, सारे सदस्य आए, उपस्थिति हो, उनकी उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, उपस्थिति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे स्वस्थ वाद विवाद हो, ये स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति के माध्यम से हो रहा था। तो इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो 7 समितियां मैंने अभी आपको बताई, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं आदिवासी अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति तथा नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब जिस समिति पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे वो है प्रारूप समिति। ये 8वीं समिति है जो मुख्य समिति है, लेकिन ये सबसे पहले ही इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इस पर हम विस्तृत चर्चा अब करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई। दरअसल प्रारूप क्या होता है, क्या समझते हैं सबसे पहले कि संविधान के निर्माण कैसे हो, उसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें उस प्रारूप में आ जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, ये प्रारूप में आ जाना चाहिए। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे उस पर थी कि चर्चा हो जाएगी बाद में, पर प्रारूप समिति में ये बात हो गई। प्रारूप समिति में ये बात भी हो गई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। प्रारूप समिति में ये भी तय हो चुका था कि संसदीय शासन प्रणाली होगी, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। अब बाकी छोटी चीजें कि शपथ कौन दिलाएगा या कार्यकाल कितना होगा, ये बातें फिर बाद में तय हो जाएंगी संविधान सभा में। पर प्रारूप समिति से मोटे मोटे प्रावधानों को लिया। प्रारूप समिति ने यह भी तय कर लिया था कि एक केंद्र होगा और उसके खूब सारी इकाई राज्य होंगे और संविधान एक ही होगा, यह भी प्रारूप समिति में तय हो चुका था। तो प्रारूप समिति ने मोटे मोटे प्रावधानों पर प्रारूप तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर एक वकील थे, जाने माने वकील थे, और जाहिर सी बात है संविधान एक तकनीकी विषय था जिस पर एक वकील की पकड़ होना बड़ा जरूरी था, इसलिए इस महत्वपूर्ण समिति उन्हें सौंपी गई। प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। खुद बी.आर. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा अन्य सदस्यों में एन गोपालस्वामी अयंगार, टी.टी. कृष्णामाचारी, अल्लाडी कृष्णास्वामी अय्यर, उसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर ये सारे उसके सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य, बी.आर. अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य, जिनके नाम मैंने अभी आपको लिए हैं। अब संविधान सभा ने काम कैसे किया, प्रारूप समिति ने काम कैसे किया। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। और प्रारूप समिति ने क्या किया ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस समय किया ये मैं आपको बता रहा हूं। 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति बनी। इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर और बाकी 6 अन्य सदस्यों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप संविधान का प्रस्तुत किया और वो जनता के बीच रखा और जनता से कहा कि इस प्रारूप पर चर्चा हो, जो भी सुझाव आपके हो वो आप दे। अखबारों में उसका प्रकाशन हुआ, फिर सुझाव मांगे गए, उनकी आलोचना मांगी गई कि क्या दोष है, क्या अच्छी चीजें और आ सकती हैं। और लोगों को 8 महीने का समय मिला, अक्टूबर 1948 तक का समय। फरवरी 1948 में प्रकाशन हुआ और अक्टूबर 1948 तक का समय दिया। उन 8 महीनों में बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी आलोचनाएं भी संविधान की हुई। अक्टूबर 1948 में एक दूसरा प्रारूप फिर प्रारूप समिति लेकर आई, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति। उस प्रारूप को 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने रखा गया। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान के इस प्रारूप पर बहस हुई। उसके बाद इसे हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, प्रथम वाचन।
प्रथम वाचन कहा जाता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ, यानी पहली बार उसको रखा गया संविधान सभा में। लोगों ने इस पर वाद विवाद किया, बातचीत हुई और एक छोटी मोटी डिस्कशन ही थी, इतनी लंबी डिस्कशन इस पर इस समय नहीं हुई थी प्रथम वाचन के दौरान, क्योंकि वो इसमें क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर ने रख दिया और अपनी बातें रख दी कि मैं हमारा ये है, अब आपको जो संशोधन सुझाने आप सुझाइए। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक 11 महीने, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक 11 महीने तक संविधान के एक एक प्रावधान पर चर्चा हुई, एक एक प्रावधान पर, हर एक प्रावधान पर बहस हुई, हर एक प्रावधान पर वाद विवाद हुए और लोगों ने संशोधन भी सुझाए। अब संशोधन कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना था कि पास हुए नहीं हुए, लेकिन मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं। कुछ लोग चाहते थे कि राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां मिल जाए, राज्यों को ज्यादा शक्तियां मिले। कुछ लोग चाहते थे कि संघ को ज्यादा शक्तियां मिले, तो इस पर संशोधन आए। एक संशोधन इस पर भी हुआ कि भाषा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि उर्दू को भारत की राजभाषा बना दो, कुछ लोग हिंदी को बनाना चाह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे हिंदुस्तानी बना दो, हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर। दक्षिण के राज्य कह रहे थे नहीं भाई, हिंदी को किसी हालत में राजभाषा नहीं बनने देंगे, हम तो अंग्रेजी को बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये उस दौर में 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के इस दौर में 11 महीनों में ये सब चलता रहा, संशोधन आते रहे, सब कुछ हुआ। कुल मिलाकर 7,653, संख्या याद रखनी है आपको, 7,653 संशोधन सुझाए गए संविधान में, लेकिन चर्चा केवल 2,453 पर 73 पर हुई। 7,653 आए, 2,453 पर 73 पर चर्चा हुई और उसके बाद ये जो हमारा अंतिम संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। चलिए, मैंने दूसरा टाइम पीरियड जो आपको बताया था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक का, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे है अगला 14 नवंबर 1949 वो तारीख है जब संविधान सभा का अंतिम सत्र शुरू हुआ। 14 क्योंकि सब कुछ हो चुका था, संशोधन पास हो चुके थे, जैसा संविधान बनना था वो बन गया। अब अंतिम संविधान 14 नवंबर 1949 को सदन में रख दिया, संविधान सभा में रख दिया। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। अब करना कुछ नहीं था, बातें सब कुछ हो चुकी थी, बस अंतिम कुछ छोटी मोटी तकनीकी चीजें थी, उनको सुलझाकर और उसको पारित ही करना था। 14 नवंबर के बाद सीधी अगली तारीख आती 26 नवंबर 1949 और वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन 284 लोगों की उपस्थिति में, कुल 299 थे, मैंने आपको बता दिया था वो 389 से 299 कैसे हुए और वो सब पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं उस पर बात। तो 299 में से केवल 284, मतलब केवल 15 लोग अनुपस्थित थे, 284 लोग 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और उस दिन हमारे देश का संविधान पारित हुआ, लागू नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे, क्या है ये लागू होना और पारित होने में। पारित होने पर यह कि उस दिन तय हो चुका था 26 नवंबर 1949 को कि हाँ ये हमारा संविधान होगा, अब इसमें कोई बदलाव नहीं, फिलहाल तो ये संविधान है, ये इसके प्रावधान है और ये हम लोग अंगीकार करते हैं, इसको हम अब अपने रखते हैं। लेकिन 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों के कानून ही लागू रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपना संविधान तुरंत लागू नहीं किया। क्या रीजन था इसके पीछे कि 26 जनवरी को ही 1950 को ही हम लोगों ने चुना? थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। इतिहास में हमें 1929 का वर्ष मिलेगा। 1929 दिसंबर लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इससे पहले कांग्रेस ये कहती थी कि यार ठीक है अंग्रेजों तुम भारत में ही रहो, लेकिन हमें अधिकार दे दो बस, बाकी तो ठीक है यार हम महारानी के अधीन रहने को तैयार है। लेकिन 1929 में यह घोषणा हो गई कांग्रेस के द्वारा कि नहीं, हम तो महारानी के अधीन भी नहीं रहेंगे, हम तो अपना ही राज चाहेंगे। इसलिए हम कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की। पहले स्वराज की ही मांग करते थे, हम पूर्ण नहीं करते थे। लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 के उस अधिवेशन में एक निर्णय और हुआ कि 26 जनवरी 1930 को, यानी उसके अगले ही महीने 26 जनवरी 1930 को भारत का तिरंगा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा हुई थी। और यही हुआ, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया गया और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया। वो 26 जनवरी जो इतिहास में दर्ज है उसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, संविधान तो बन चुका है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी जो जाननी आप लोगों को बाकी है। ये कि इसकी आलोचनाएं क्या है, क्योंकि इस दुनिया में क्या होता है, कोई भी आप काम करो,
लोग आलोचना करे बिना तो रहते नहीं है। और हम लोग जो एकेडमिक बातें करते हैं या एकेडमिक रिसर्च करते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने। अब तक हमने सब कुछ अच्छा अच्छा सुना है ना, अब हम थोड़ा बुरा बुरा भी सुनेंगे कि हमारी संविधान सभा के बारे में विदेशियों ने, हमारे ही अपने लोग भारतीयों ने क्या क्या बातें की। कुछ लोगों ने तो हमें उधार का संविधान तक कहा। खैर इन सारी आलोचनाओं पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगला लेक्चर एक प्रश्न पर आधारित होगा। एक प्रश्न जो मेरे पास आया था, उसको कवर भी करना था वैसे, कि जब संविधान का निर्माण चल रहा था और संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? एक ये, क्या उस समय कोई मंत्रिपरिषद थी? क्योंकि संसदीय व्यवस्था का मूल क्या है कि मंत्रिपरिषद होनी जरूरी है, ना बिना मंत्रिपरिषद की संसद कैसे चलेगी? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा कि क्या थी मंत्रिपरिषद, कैसी थी मंत्रिपरिषद, और चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद हुई कैसे। जब 1952 का चुनाव, पहला चुनाव 1952 में हुआ, तो 1952 से पहले कोई मंत्रिपरिषद थी तो थी कैसे? चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जाने से पहले अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो वह हमारे ग्रुप एडमिन मिस्टर संदीप त्रिवेदी से 9414868659 पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।